आप सभी का पुनः स्वागत है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होंगी, है ना? तो चलते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे तीसरा लेक्चर इस पे, है ना? आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने उसमें डिस्कशन किया, काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की थी बारी-बारी से, है ना? पीवाईक्यू से हो या फिर एमसीक्यूज़ जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस बनते आए हैं, उन टॉपिकों को हम लोगों ने लिया हुआ था। जहाँ हम देखेंगे कि कौन-कौन से हम लोगों ने चैप्टर उसमें किए हैं, क्या-क्या हम लोगों ने मैप के थ्रू समझने की कोशिश की, उसके आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं ना, कैसे हम लोग 4 ऑप्शंस में थे, हम उसको राइट आंसर को कैसे हम चिन्हित कर सकते हैं। इन सब पर भी हम लोगों ने चर्चा की है, तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके दोनों ही वीडियो को देख लीजिएगा। ये हमारी थर्ड क्लास होंगी इस पे, है ना? तो आज हम हमारे इस सीरीज़ में हम प्रैक्टिस करेंगे नदियों की, है ना? कौन-कौन से पर्वतों से निकलती, कहाँ से निकलती है ना? साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें प्रैक्टिस के माध्यम से कौन-कौन से बाँध हैं, लगातार चाहे एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो तो लगातार क्वेश्चन बाँधों से देखने को मिले, साथ ही साथ नदियों से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले, तो सारे ही क्वेश्चंस को हम बारी-बारी से अटेम्प्ट करेंगे। तो आने वाले एग्ज़ामों में जो कि एमपीएसआई का एग्ज़ाम है, एफएसओ का एग्ज़ाम है, फिर एमपीपीएससी का एग्ज़ाम, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले चाहे कोई भी एमपी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, अदर ही जहाँ पे अगर जहाँ नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ तो इसका इम्पोर्टेंस ही बढ़ ही जाती है। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, है ना? अच्छे से आप पार्टिसिपेट करिएगा, क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप उसका आंसर ज़रूर करिएगा। तो चलिए साथियों, डिस्कशन को आगे बढ़ाते चलते प्रैक्टिस सेशन की ओर। और साथ ही जो भी दोस्त भाई हमारे आज हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें हमारे पूर्व के इसमें तो हम लोगों ने काफ़ी मुख्य रूप से वहाँ डांस वगैरह देखे, है ना? साथ ही साथ मेला कौन-कौन से मेला ऑर्गेनाइज़ होते हैं, तो हम लोगों ने मैप के थ्रू भी समझा था, है ना? हमारे कौन-कौन से सागर, कौन-कौन सी परियोजनाओं के बारे में भी हम लोगों ने उसमें चर्चा की थी। जैसा कि हम लोगों ने नदियों के ऊपर देखा था, कौन-सी नदी पर कौन-सी परियोजना स्थापित है। काफ़ी विस्तृत रूप से हम लोगों ने वहाँ डिस्कशन किया था क्वेश्चंस के थ्रू, है ना? तो आप सभी ज़रूर देख लीजिएगा, है ना? तो जैसे कि हम बात की थी कि जो नर्मदा नदी हमारी है, इस पे कौन-कौन सी परियोजना है, अवंती सागर हो गई, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर पे सरदार सरोवर परियोजना की बात की थी। वही ताप्ती नदी की बात की, है ना? तो इस टाइप से हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन वहाँ किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने अगली हम लोगों ने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण खनिज उद्योगों के बारे में कि कौन-कौन से खनिज हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं जैसे होशंगाबाद टंगस्टन, ग्रेफाइट, बैतूल, है ना? तांबा, मलाजखंड नगरी में देखने को मिलता है ना? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उस सारी क्वेश्चंस को हम लोगों ने बारी-बारी से अटेम्प्ट किया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाएँगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए। चाहे अभी एग्ज़ाम में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे सोना क्षेत्र की बात हो, हीरा क्षेत्र की बात हो क्योंकि प्रमुख जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है हीरा उत्पादन में हिनोता ना जो कि खदान देखने को मिलती है यहाँ पे। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था कि मध्य प्रदेश को राज्य जो है, राज्य खनिज कौन-सा है? जैसे मध्य प्रदेश का राज्य खनिज हीरा को माना जाता है। हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किए, तो आप सभी ज़रूर उन लेक्चरों को ज़रूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज हमारा नया डिस्कशन जो कि हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लगातार बनी रहती है हमारे परीक्षाओं में, नदियों के बारे में प्रैक्टिस करते हैं, उनके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के पूर्व हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से पर्वतों से कहाँ-कहाँ से नदियाँ हमें मैप के थ्रू देखने को देख लेते हैं, जिससे ईज़ी हो जाएगा इससे, है ना? तो हम देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के मैप को आप सभी। तो बात करते हैं हमारे जैसे पर्वतों की अगर बात करें तो हमें मुख्य रूप से जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिलती है ना? साथ ही साथ उसके नीचे बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिलती है ना? तो ये मुख्य श्रेणी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है और इसके मध्य से अगर बात करें सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य से कौन-सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। जैसा कि अधिकतर एग्ज़ामों में बनता है कि
जो विंध्याचल पर्वत के नीचे से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आप सभी जरूर याद रखिएगा कि हमारी नर्मदा नदी है वो बीच में से प्रवाहित होती है ना। उसके बाद हम अगर चर्चा करें तो सतपुड़ा के पर्वत के नीचे से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो यह जो है हमें ताप्ती नदी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है ना। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे मैप के माध्यम से, जो कि दोनों ही जो नदियां नर्मदा और ताप्ती की अगर बात करें, तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में बहने वाली दो नदियां हैं। चाहे आप एमपी की अगर बात करो तो एमपी में तो है ही है, साथ ही में हमारे देश में भी जो है मध्य प्रदेश की यह दो नदियां मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। अधिकतर नदियां जैसे हम बात करें तो हिमालयी नदियां वो भी अधिकतर हमें पूर्व की ओर बहती हुई दिखाई देती है ना। वही हम बात करें जैसे हमारे प्रायद्वीपीय नदियों की, तो वो भी पूर्व दिशा में बहती हुई दिखाई देती है। तो यह हम बंगाल की खाड़ी की ओर इसका मुहाना होता है। और यह दो जो नदियां है ये मुख्य रूप से अरब सागर की ओर इनका मुहाना देखने को मिलता है। तो साथियों कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना कि ऐसी कितनी नदियां, कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है जो कि अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर की ओर बहती है ना। तो ये हमारे अगर मैप समझे हम, है ना, तो मैप समझे तो इस डायरेक्शन में बहती है ना। कौन कौन सी ऐसी नदियां, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, नर्मदा ताप्ती के अलावा। तो हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, तो हमें जो है जैसे सिंध नदी देखने को मिलती है। साथ ही साथ बेतवा नदी का भी उद्गम हमें जैसे यहाँ से देखने को मिलता है। कहाँ से होता है बेतवा नदी का? रायसेन के कुमरा गांव से देखने को मिलता है ना। साथ ही साथ चंबल नदी का, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कल के लेक्चर में, चंबल नदी का उद्गम हो गया। माही नदी का उद्गम हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ केन नदी का यहाँ से उद्गम कटनी इस क्षेत्र से देखने को मिलता है ना। सोन नदी का उद्गम जैसे अमरकंटक से देखने को मिलता है। तमस नदी हमें देखने को मिलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। साथ ही साथ सतपुड़ा की अगर बात करें तो सतपुड़ा से जैसे ताप्ती नदी हो गई है ना, वर्धा नदी हमें देखने को मिलती है। नीचे साइड में वेनगंगा नदी का उद्गम हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा साथियों हमारा मध्य प्रदेश का मैप, और इसको जरूर आप सभी अपने इस पे स्कैन कर लीजिए हम अपने दिमाग में, ताकि आप सभी जैसे क्लू जैसे मिल जाता है कि जैसे ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ हो सकता है, हम मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में है ना। तो ताप्ती नदी का उद्गम और किस डायरेक्शन में बहती है, तो ये पश्चिम की ओर बहती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से जैसे सोन नदी का पूछ लिया जाए कि भाई किस दिशा में बहती है ना, और भी जैसे बेतवा नदी, केन नदी, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस डायरेक्शन में बहती है। तो आप सब जरूर इस मैप के माध्यम से याद रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए साथियों हम प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने इसके पूर्व नदियों पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने उसमें डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, है ना। नदियों के ऊपर प्रॉपर हम लोगों ने मैप के थ्रू अच्छा डिस्कशन किया हुआ था वहाँ पे, तो आप सभी उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए साथियों प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देने की कोशिश करिएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानती हो, ऑप्शन बी हो जाएगा अमरकंटक, है ना, जो कि अनूपपुर जिले में देखने को मिलता है। तो यह जो है नर्मदा नदी निकलती है। साथ ही साथ इसमें सोन नदी भी हमें देखने को मिलती है ना, जो कि मुख्य नदी है हमारी, नर्मदा सोन हो गई। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, आपके ऑप्शन ये रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी ऑप्शन बी नर्मदा नदी हो जाएंगी। तो इसकी अगर हम किलोमीटर में दूरी देखें तो कितना हो जाता है? 1312 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर इसका मध्य प्रदेश में अगर देखें, एमपी में अगर देखें इसकी डिस्टेंस, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएंगी? 1077 किलोमीटर की लंबाई इसकी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है। और बाकी जो नर्मदा की अगर लंबाई की बात की जाए, तो जैसे ये कहाँ का किस किस राज्य में बहती है, तो ये जैसे हमारे मध्य प्रदेश हो गया। साथ ही साथ इस डायरेक्शन जैसे हमारा गुजरात हो गया, इसमें भी हमें बहती हुई देखने को मिलती है।
और साथ ही कौन सा राज्य हो जाएगा यहाँ पे, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तीन राज्यों में बहते हुए खंबात के खाड़ी में गिर जाती है। तो आप सभी से जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन से राज्य है। तो एमपी हो जाएगा, है ना, महाराष्ट्र हो जाएगा, साथ ही साथ गुजरात हो जाएगा। तो ये तीनों राज्य काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही इसकी जो किलोमीटर में जो दूरी है, ये भी मध्य प्रदेश में जो भी है उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इसकी कुल दूरी जो देखी जाएँगी तो 1312 किलोमीटर, ये विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर परसेंट में पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने परसेंट भाग पर बहती है, तो इसका आंसर रखना 87% भाग पर बहती है। गुजरात में कितने परसेंट इसकी डिस्टेंस, तो ये 11% भाग पर बहती है। साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र का पूछ लिया जाए तो ये 2% भाग पर प्रवाहित होते हुए दिखाई देती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नर्मदा नदी से अगर पूछ लिया जाए कि इसकी सहायक नदियों की संख्या कितनी है, तो सहायक नदियों की संख्या जो है 41 सहायक नदी है इसकी। ठीक है, तो 41 सहायक नदी है, तो बाएं और दाएं तरफ से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है लगातार। तो अगर बात करें नर्मदा नदी की बाएं तरफ से, तो 22 नदियां बाएं तरफ से देखने को मिलती है। और दाहिनी ओर की बात की जाए तो दाहिनी ओर से 19 नदियां देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी जरूर इसे याद रखिएगा। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में है, मैकाल पर्वत एमपी के किस भाग में स्थित है? आप सब इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा साथियों। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आपके स्कोर, आपके प्रैक्टिस और आपके रिजल्ट को उतना अच्छा इंप्रूव करेगा। तो साथ ही इसको अगर हम मैप के माध्यम से अगर समझे, तो हम मैप के माध्यम से अगर देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर हम देखें कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत विंध्याचल श्रेणी आ जाती है, भांडेर श्रेणी आ जाती है, साथ ही साथ कैमूर श्रेणी भी हमें देखने को मिलती है ना। वही अगर सतपुड़ा के अंतर्गत हमें राजपीपला हो गई, है ना, महादेव श्रेणियां देखने को मिलती है, साथ ही साथ मैकाल श्रेणी हमें देखने को मिलती है। गोपांचल पर्वत ऊपर की ओर हो जाता है ना, हमारे उत्तर की ओर। साथ ही साथ सिंगार चोटी जो कि विंध्याचल का भाग है, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात करें मैकाल श्रेणी, क्वेश्चन में दिया गया है मैकाल श्रेणी किस डायरेक्शन में, तो मध्य प्रदेश है रहा, ये हमें पूर्व के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो हम मैकाल श्रेणी किस डायरेक्शन में हो जाएंगे, पूर्व के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए चंबल नदी किस पर्वत से निकली है? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोगों ने स्टार्ट में ही इसको डिस्कस किया था कि कौन कौन सी नदियां कौन कहाँ से निकल रही है, कहाँ से नहीं, है ना। आप सभी इजी वे में से जरूर आप इसे आंसर दे सकते हो। तो साथ ही इसका राइट आंसर हम देखेंगे, विंध्य पर्वतमाला से हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट में ही हम लोगों ने बात की थी, जो कि अगर चंबल की देखे तो विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी हमें देखने को मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। साथ साथ अगर नर्मदा नदी के अतिरिक्त हम बात करें मध्य प्रदेश से जो कि देखने को मिलती है, वो है ताप्ती नदी। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ माही नदी भी हमें देखने को मिलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो आप सभी इसका नाम जरूर याद रखिएगा, एक ताप्ती नदी हो जाएंगी, एक माही नदी, साथ ही साथ नर्मदा नदी। यह तीनों जो नदियां ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर डायरेक्शन में बहती है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा था, सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत
तो सतपुड़ा का जो कि काफी इंपॉर्टेंट लगातार क्वेश्चनों में बना रहता है, धूपगढ़ चोटी हमें देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? तो ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, धूपगढ़ अगर दिया हो तो, है ना? कितना है? तो 1350 मीटर हमें देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन बना रहता है एग्जामों में, तो आप सभी से जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वतमाला में स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैकाल श्रेणी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने मैप के थ्रू देखा था, मैकाल श्रेणी किसका? सतपुड़ा का हिस्सा है ना? साथ ही तो यह मैकाल श्रेणी के अंतर्गत इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साथ ही अगर हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर चर्चा करें, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते साथियों, है ना? अगर हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना? तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना? दूसरी बात ये याद रखिएगा कि यहाँ जो है ब्रेडरी प्रजाति की बारहसिंगा देखने को मिलती है। कौन सी ब्रेडरी प्रजाति की? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि या कौन सी बारहसिंगा देखने को मिलती है? तो ये ब्रेडरी प्रजाति की बारहसिंगा कहाँ पाई जाती है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। साथ ही दूसरा क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पे, तो यह इसका अभ्यारण्य कब बना था? तो यह 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया था। साथ ही साथ अगर इसके राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। साथ बात करते हैं इसमें टाइगर रिजर्व कब बना? तो ये 1973-74 में देखने को मिलता है। तो ये तीनों तिथियां काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभ्यारण्य कब बना? 1933 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो 1955 में। का प्रोजेक्ट टाइगर का हुआ तो 1973-74 में देखने को मिलता है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है क्षेत्रफल? 940 वर्ग किलोमीटर। ये जरूर याद रखिएगा। क्षेत्रफल पूछे तो 940 वर्ग किलोमीटर है ना? तो ये चीजें याद रखना। और इसका एक शुभंकर अभी काफी फेमस है, जो कि शुभंकर की अगर बात करें तो इसमें भूरसीध बारहसिंगा नाम से इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? भूरसीध बारहसिंगा। भूरसीध बारहसिंगा, इसे जरूर याद रखिएगा। तो इसका डिजाइन जो है रोहन चक्रवर्ती जी ने किया था, ये चीजें याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, ये चीजें है ना, लगातार क्वेश्चन बने रहते हैं एग्जाम में, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बात करते हैं बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी की सहायक नदी बेतवा नदी को माना जाता है। एमपी कांस्टेबल में लगातार क्वेश्चन देखने को मिले से, हर 2-3 शिफ्टों में लगातार क्वेश्चन यहाँ से बने थे बेतवा नदी से रिलेटेड। चाहे वो यमुना नदी किस डायरेक्शन से मिलती हो, या फिर उसकी सहायक नदी कौन सी है, किसकी सहायक नदी है। तो जो यमुना नदी है उसको दाहिनी ओर से मिलती है बेतवा नदी। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया था एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में, तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। विंध्य पर्वतमाला मुख्यतः किस दिशा में फैली है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों हम मैप के थ्रू देखते हैं कि किस डायरेक्शन में फैली है। तो हम बात करें है हम विंध्याचल पर्वतमाला की, तो किस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है हमें? हमें इस रूप में दिखाई दे रही है, पूर्व से पश्चिम कहो या फिर पश्चिम उत्तर, पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व कहो, इस डायरेक्शन में हमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में हमें देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर हमें देखने को मिलता है जबलपुर में।
तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हम जलप्रपात से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं जो कि लगातार एग्जाम में बने रहते हैं। तो साथियों आप सभी मैप के थ्रू देख पा रहे होंगे कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है ना। जैसे कि हम लोग बात करें, हमारे अभी जैसे हम लोगों ने बात की थी, तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है बहुटी जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। साथ ही बात करते हैं हमारा जो नर्मदा नदी की अगर बात की अभी, तो हमें कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया या फिर लक्ष्मण धारा हो गया, तो ये हमें नर्मदा नदी पर देखने को मिलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लगातार क्वेश्चन बने रहते हैं यहाँ से भी। साथ ही अगर बात करें धुआंधार जलप्रपात की, जो कि हमें जबलपुर के पास देखने को मिलता है नर्मदा नदी के ऊपर। साथ ही आगे बात करते दर्दी जलप्रपात हो या फिर सहस्त्रधारा जलप्रपात हो, तो ये भी इम्पोर्टेंट लगातार देखने को मिलते हैं। साथ ही इस पे जखानी जलप्रपात भी हमें देखने को मिलता है। तो ये होगा साथियों काफी इम्पोर्टेंट जलप्रपात है ना, नर्मदा नदी से जुड़े हुए। इसके आगे हम बात करें अगर भालकुंड जलप्रपात की, तो यह भी हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लगातार बना रहता है ये भी क्वेश्चन, जो कि किस नदी पर बेतवा नदी पर भालकुंड जलप्रपात हमें देखने को मिलता है। साथ ही हम बात करें इस पे तो जो कि सहायक नदी कौन सी, बीना नदी पर स्थित है, बेतवा के सहायक नदी पर भालकुंड जलप्रपात है ना, तो ये जरूर याद रखिएगा। बेतवा नदी की सहायक नदी जो है बीना नदी, उस पे भालकुंड जलप्रपात देखने को मिलता है। साथ ही से राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं, तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा। साथ ही अगर बात करें रनेल की, तो रनेल जो है छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। आप देख पा रहे होंगे रनेल जो जलप्रपात है ये केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। जहाँ पर क्या इसके निकट ही जो हमारे खजुराहो का एयरपोर्ट देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी धुआंधार जलप्रपात के बारे में चर्चा की थी, तो अगर इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए, ऊंचाई कितने मीटर ऊंचा है, तो ये 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात हमें देखने को मिलता है धुआंधार जलप्रपात, जो कि सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है धुआंधार जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात की हम लोगों ने चर्चा की थी, तो इसकी अगर ऊंचाई पूछ ली जाए तो 198 मीटर का जलप्रपात यहाँ देखने को मिलता है। किस नदी पर है, तो ये ओदा और सेलर नदी पर देखने को मिलता है। सेलर नदी पर माना जाता है बहुटी जलप्रपात, जो कि मऊगंज जिले में स्थित है। तो ऊंचाई जरूर याद रखिएगा, ऊंचाई डायरेक्टली पूछ ली जाती है। साथ ही अगर चचई जलप्रपात की बात करें, तो चचई जलप्रपात देखने को मिलता है, जो कि रीवा जिले में है बिहड़ नदी पर। कितना ऊंचा है, तो 130 मीटर इसकी भी ऊंचाई देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। सहस्त्रधारा की हम लोगों ने बात की थी, ये भी लगातार बना रहता है, जो कि खरगोन जिले में स्थित है, के निकट नर्मदा नदी पर। 8 मीटर ऊंचा यह देखने को मिलता है। तो ये रहे साथियों काफी इंपॉर्टेंट जलप्रपात, इन्हें जरूर याद रखिएगा। इस मैप को भी जरूर आप सभी अच्छे से याद करिएगा या फिर कैप्चर कर लीजिए, इसे बार बार देखोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे सारी चीजें आप लोगों को। शीतला माता की बात करें तो कहाँ पे स्थित है, शीतला माता जो कि चंबल नदी पर देखने को मिलता है इंदौर में। साथ ही साथ झाड़ी दा हो गया या फिर पाताल पानी हो गया, है ना, तो ये भी हमें चंबल नदी पर देखने को मिलते हैं। तो ये आप सभी ये फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। इसके आगे अगर चूलिया जलप्रपात की बात करें साथियों, तो ये इसे भी जरूर याद रखिएगा, चूलिया जलप्रपात जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी पर ही देखने को मिलता है। ये भी है ना राजस्थान के भैंसरोगढ़ में, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है चूलिया जलप्रपात को, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बांध से संबंधित, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर हमें देखने को मिलता है गांधी सागर बांध, है ना। अगर इसकी नींव की बात करें, गांधी सागर बांध की नींव कब रखी थी, तो गांधी सागर बांध की नींव 1954 में देखने को मिलती है।
साथ ही साथ ये कब बन के तैयार हुआ, तो 1960 में गांधी सागर बांध बनकर तैयार हुआ। साथ ही बता दें कि ये चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध माना जाता है गांधी सागर बांध को। तो हम लोगों ने बांध से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर किया हुआ है, तो आप सभी उसे जरूर देख लीजिएगा, है ना। बांध से संबंध में सारी ही जानकारी हम लोगों ने वहाँ कवर की थी, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, जो चंबल घाटी परियोजना जो मानी जाती है, गांधी सागर परियोजना जो है ना, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये विशेष तथ्य आप जरूर याद रखिएगा। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत अन्य जो बांध देखने को मिलते हैं, जिसमें जवाहर सागर हो गए, राणा सागर परियोजना भी इस पे संचालित होती है। तो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने मेगावाट का जल उत्पादन होता है, क्या होता है, तो आप सभी इसका जरूर याद रखिएगा कि कितने मेगावाट यहाँ पे बिजली उत्पादन होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बरगी बांध किस नदी पर बना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरगी बांध का स्थित है, तो यह नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है। कहाँ पे है, किस जिले में, तो ये जबलपुर जिले में देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंदिरा सागर बांध किस जिले में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खंडवा जिले में हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम इंदिरा सागर बांध की बात करें, तो इंदिरा जी के टाइम पे 1984 में इसका उद्घाटन किया गया था। कंप्लीट कब हुआ, तो 1992 में हुआ, है ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध किसे माना जाता है? इंदिरा सागर बांध को, जो कि सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। साथ ही साथ इस पे जो है जल विद्युत क्षमता इसकी है 1000 मेगावाट की है, सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये जरूर याद रखिएगा कि 1000 मेगावाट की विद्युत क्षमता जो कि इंदिरा सागर बांध के द्वारा देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोगों ने बांध पर किया हुआ है, जिसमें इंदिरा सागर के बारे में काफी कुछ डिस्कशन किया था, तो आप सभी उस लेक्चर को जरूर देख के जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तवा बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तवा नदी पर ही तवा बांध देखने को मिलता है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी मानी जाती है। तवा नदी को कहाँ देखने को मिलता है, तो यह नर्मदापुरम के पास में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार, तो आप बताइए किन राज्यों की यह परियोजना है, बाण सागर परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, यह तीनों राज्य की संयुक्त परियोजना किसे कहा जाता है? बाणसागर परियोजना को कहा जाता है। किस नदी पर? तो ये सोन नदी पर बाणसागर परियोजना हमें देखने को मिलती है। सोन नदी का उद्गम जो कि अमरकंटक से होता है, अमरकंटक का जो कि अनूपपुर में हमें देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलते अगले क्वेश्चन पर। राजगढ़ बांध किस नदी पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। तो राजगढ़ बांध बेतवा नदी पर स्थित है। साथ ही राजगढ़ बांध को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के माध्यम देखा जाता है। रानी जो कि संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश यूपी की, एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है राजघाट, जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है ना, इसे राजघाट परियोजना भी कहते हैं, के अंतर्गत देखने को मिलता है राजघाट बांध को। राजघाट परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये अशोकनगर जो है मध्य प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर बनता है ये बांध। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओमकारेश्वर बांध की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देखा जाता है ना। तो हम अगर बात करें ओमकारेश्वर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश का इस पे पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थित है। तो सबसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोलर प्लांट कहाँ पे स्थित है तैरता हुआ, तो यह ओमकारेश्वर बांध पर देखने को मिलता है। तो जो कि यह परियोजना खंडवा जिले में संचालित है। इंदिरा सागर परियोजना से मात्र 63 किलोमीटर दूर देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। हलाली बांध किस नदी पर बना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि नाम से स्पष्ट है, ऑप्शन बी, हलाली नदी पर ही बना है। तो हलाली नदी किसकी सहायक नदी है? हलाली नदी जो है वो बेतवा की सहायक नदी मानी जाती है। और इसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी इस पर हमें यह बांध देखने को मिलता है, हलाली बांध। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। केन बेतवा लिंक परियोजना में मुख्य रूप से कौन सी नदियों को जोड़ा जाएगा? बताइए कौन सी नदियां जो है केन बेतवा लिंक परियोजना के मुख्य रूप से इसमें जुड़ी हुई देखने को मिलेंगी? तो नाम से ही स्पष्ट है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केन और बेतवा नदी। ये दोनों जो नदियां इन्हीं को जोड़ा जाएगा केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मराठा बांध किस जिले में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साथी मराठा का नाम माता टीला कर दीजिएगा, क्योंकि मराठा नाम से तो कोई है नहीं। माता टीला नाम से जरूर कर दीजिएगा इसको, है ना। तो मराठा को हटा के माता टीला कर दीजिएगा, माता टीला। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? माता टीला बांध किस जिले में स्थित है? तो साथ ही साथ इसमें एक रायसेन जिले का भी नाम जोड़ दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर रायसेन ही हो जाएगा, है ना। माता टीला बांध कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में हमें देखने को मिलता है। तो साथियों ये थे आज के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर आप देख के जाइएगा। यहाँ से निश्चित ही यहाँ से अगर आप क्वेश्चन बनता है तो बांधों से रिलेटेड, तो नदियों से रिलेटेड, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके सेक्टर में। तो मिलते हैं साथियों एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। तो आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने साथियों के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आप सभी का धन्यवाद।